बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ फीड, मैं हूं मुर्तज़ा डार। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, उस हवाले से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अपोजिशन ने हुकूमत को टफ़ टाइम देने के हवाले से जो रिसेंटली ऐलानात किए हैं, उन ऐलानात के क्या नतीजे मुमकिन तौर पर हो सकते हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिसका कहना यह है कि हमारा इत्तेहाद इसलिए कायम है ताकि इस जाली और इस सिलेक्टेड हुकूमत को, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा जा सके। ये जाली मैंडेट की हुकूमत है जिसने लोगों के ऊपर महंगाई की सूरत में और नाइंसाफ़ियों की सूरत में गज़ब ढाए हैं और ढाते चले जा रहे हैं और ये सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अपने अंदर क्या चल रहा है, आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी बातचीत करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ANP 2 नाराज़ जमातें PDM का हिस्सा थीं। इन जमातों को वापस PDM में शामिल किए जाने के हवाले से मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की कोशिशें कहाँ तक पहुँची। उन कोशिशों के बाद मौलाना फजलुर रहमान समेत जितनी PDM की आला क़यादत है, उनकी स्टेटमेंट्स भी हमने देखी, जिसमें उन्होंने अपने उसी बयानिए को दोबारा ज़िक्र किया, उसको दोहराया और कहा कि PDM की इन 2 नाराज़ जमातों को वजाहत देनी होगी उन शो कॉजेज़ की जो इनको जारी किए गए थे। इनकी जिन भी रीज़न्स की वजह से जारी किए गए वो रीज़न्स इनको सामने देने होंगे और सेटिस्फैक्ट्री आंसर के बाद ये फैसला किया जाएगा कि PDM का हिस्सा रहेंगे नहीं। PDM की इस इत्तेहाद को लेकर क्या एक और इत्तेहाद है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ANP या उसकी मज़ीद हरीफ जमातें बना सकती हैं, हलीफ जमातें उसके साथ दे सकती हैं, नहीं दे सकती, इस हवाले से भी बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारी जमातें एक इत्तेहाद के साथ हों, एक बैनर तले हों या ये अलग-अलग हों, ये हुकूमत को कितना टफ़ टाइम मुमकिन तौर पर दे सकती हैं। इज्तिमात, जलसे जुलूस और प्रोटेस्ट की भी कॉल दी जा चुकी है। बहरहाल गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं, अपने में से सूरत हाल जानने की कोशिश करते हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करिए मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है। वेलकम टू द शो मुसर्रत साहिबा। मुसर्रत साहिबा, PDM की जमातें एक साथ रहें या ना रहें, या वो अलहदा 2 इत्तेहाद बना लें या 3 बना लें, उन सब का एक कोर एजेंडा और पर्पज़ है और वो ये है कि आपकी हुकूमत को घर भेजना है, क्योंकि आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ कर रहे हैं और इसका बीड़ा उन्होंने उठाया है और आपको अकाउंटेबल ठहराया। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी करंट एक्टिविटीज़ को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब। सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करूं कि जो सो कॉल्ड बची कुची PDM है वो कंफ्यूजन का शिकार है और इंतशार का शिकार है और इवन कुछ जमातें जो रह गई हैं PDM के अंदर, वो एक जमात भी अपने अंदर टूट फूट का शिकार है। पीपल्स पार्टी के जाने के बाद बड़ी सियासी जमात जो उसमें रह गई थी, दैट वाज PMLN और मे बी PML शीन। उसकी वजह यह है कि इनको तो खुद नहीं पता कि बेसिकली जो जमातें एक दूसरे को सीरियस नहीं ले रही तो क्या गवर्नमेंट उनको सीरियस लेगी? ना हमने इनको पहले सीरियस लिया, ना अब लेंगे। बाकी जहां तक रह गई बात है कि ये बात उनकी किसी हद तक ठीक है कि ये जो पहले 11 जमातें थी और अब जो बची कुची जमातें हैं, उनके लिए टफ टाइम जरूर है, उनको गवर्नमेंट से शिकायत जरूर है और वो सिर्फ एक वजह से कि गवर्नमेंट किसी तौर पर भी उनको लूटी हुई दौलत हड़प करने की इजाजत नहीं दे रही, किसी किस्म का NRO नहीं दे रही और वो ना हमने देना है। जहां तक अवाम के मसाइल की बात है तो देखें, ये सारे अवाम के जो मसाइल हैं वो इन्हीं के पैदा करता है और किसी ना किसी शक्ल में आज भी ये अवाम को रिलीफ देने के रास्ते में भी रुकावट है। और कोई भी अच्छा काम जो पाकिस्तान को एप्रिसिएशन इंटरनेशनल लेवल पे मिलती है, लेकिन ये अपने मुल्क को और अपने मुल्क के इदारों को ये हमेशा एम्बेरस करने की हमेशा ये प्लानिंग करते रहते हैं अपने छोटे छोटे किराए के मोहरों के जरिए से। और फिर जो इनके मुख्तलिफ किस्म के जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, जो इनके बेनिफिशरी थे और या हमारी जो बैरूनी कुछ दुश्मन कुव्वतें हैं उनके बेनिफिशरी हैं। तो मैं इनको इनकी इत्तला के लिए ये अर्ज करती चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट अवाम की को इंसाफ की फराहमी, अवाम को जो उनके बेसिक राइट्स थे वो उनको देने के लिए हम लोग आए थे एक बड़ी लंबी स्ट्रगल के बाद। तो ये जो ब्लैकमेलर्स हैं और ये जो छोटे छोटे जत्थे हैं, इनसे हम ना ब्लैकमेल होने वाले हैं। अगर हम किसी चीज़ से डरते हैं अल्लाह की ज़ात के बाद तो वो इस मुल्क के अवाम है। और मैं आपको अर्ज़ करूं कि आपके प्राइम मिनिस्टर इस अवाम की फलाह बहबूद के लिए और अवाम की लूटी हुई दौलत को बचाने के लिए और आगे ना लूटने के को इंश्योर करने के लिए उन्होंने बिला तफरीक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस भी शुरू किया हुआ है। उसके साथ साथ
हर आने वाला दिन, हम बड़े 2 सालों से हम कह रहे थे कि इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अगला साल बेहतर होगा। अब मैं ये अर्ज करती चलूं कि हर आने वाला दिन हमारा पिछले से बेहतर होगा। पाकिस्तान के लिए हर दिन एक खुशखबरी हम लेके आते हैं। माशाल्लाह से 5 बड़ी फसलें, उनकी रिकॉर्ड पैदावार, जिसमें गंदम हमारी सबसे ज्यादा। अच्छा, मैं इसकी डिटेल में जाता हूँ मुसर्रत साहिबा, लेकिन पहले जो कंसर्न है ना पीडीएम के खुसूसन, मैं उनको एड्रेस करना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा कंसर्न है पीडीएम जो कह रही है, खैर वो अवाम का तो सबसे बड़ा कंसर्न है, दैट इज़ इन्फ्लेशन, महंगाई। आप 4% जीडीपी का भी जिक्र किया, प्राइम मिनिस्टर ने भी किया, वज़ीर ख़जाना ने भी किया, बाकी लोगों ने भी किया। अब ये वो स्टैटिस्टिक्स हैं जो उसी तरह के स्टैटिस्टिक्स हैं जो हमारे करंट अकाउंट के अंदर सरप्लस अमाउंट आ गई थी। लोग इन अच्छे अदादो शुमार का जिक्र अपने हालात से करते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों पे इसका कितना असर पड़ा है, हमें वो बताइए। इसी बयानिए को पीडीएम भी कैरी कर रही है। आप पीडीएम को भी जवाब दें, अवाम को भी बताइए कि महंगाई का लोगों की ज़िंदगी पर कब असर होना कम होगा। देखें, ये जो हम अदादो शुमार की मैं पहले जवाब दे पाऊँ कि देखें, जो स्टैटिक्स हैं और जो इकोनॉमी में बेहतरी आई है वो रिलेट भी कर रही है। आप ये देखें कि रिकॉर्ड तादाद में कारों की खरीदारी, ट्रैक्टर की खरीदारी, मोटरसाइकिल की खरीदारी तो वो आवाम नहीं की है, बिकॉज पैसा मार्केट में आया, किसान को मिला। बाकी जो जैसे अगर हम बात करें कि सीमेंट की रिकॉर्ड तादाद में उसका बिकना, लोहे का रिकॉर्ड तादाद में बिकना, और फिर उसके बाद जो हमने जो टेक्सटाइल आपकी जो है, आपको पता है कि इतने ज़्यादा तारीख साज उनको उनके मुआहदे हुए और उनको जो और जो जहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहाँ के सराउंडिंग्स में जो वेजेस थे वो भी डबल हो गए थे, बिकॉज लेबर मिल नहीं रही थी। इतने ऑर्डर्स मिले कि मजीद ऑर्डर्स लेने की उनके पास, हमारी इंडस्ट्री के पास गुंजाइश नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें ही मुहर्रिकात हैं, ग्राउंड रियलिटी बता रही हैं कि चीज़ें इंप्रूवमेंट की तरफ जा रही हैं। ये बात आपकी ठीक है कि जो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है 100% उसकी तरफ हम तेजी से गामजन हैं। अब जहां तक रहेगी महंगाई का इम्पैक्ट आम आदमी, देखें सबसे ज्यादा बजट डिस्टर्ब क्या करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि खुदा ना खास्ता आपकी फैमिली में या हमारी फैमिली में जब कोई बीमार हो जाता है, तो जब हम टोटल पॉपुलेशन, अगर मैं पंजाब की एपी टोटल पॉपुलेशन हमने कवर किया तमाम बीमारियां, और अब हम डिवीजन वाइज हम इनॉग्रेट करते जा रहे हैं, लॉन्च करते जा रहे हैं सेहत इंसाफ जो हमारा कार्ड है, और कोई 7.25 लाख की उसकी कवरेज है उस, और वो एक बहुत बड़ा बर्डन जो है ना आपके जो घर के बजट के ऊपर था वो रियासत ने ले लिया। अब जहां तक रहेगी बात रोजगार भी हमारा कामयाब नौजवान प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम, आपको पता है मजमुआ है कोई 170 प्रोग्राम्स का, वो सारे डिजर्विंग लोगों के लिए फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में जो टारगेटेड हम सारे जो बेनिफिट्स हैं वो दे रहे हैं अवाम को टारगेट करके, सिवाय हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के। हेल्थ कार्ड ऐसा है जो टोटल पॉपुलेशन के लिए। मैं इन पॉइंट्स पे आता हूं मुसर्रत साहिबा, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की डिटेल में मैं आता हूं, लेकिन मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे सूरत हाल के जाने बढ़ रही है। प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हम बात करें पीडीएम के फ्यूचर के हवाले से कि वो कितनी मुत्तहिद है और हुकूमत को घर भेजने के लिए कितनी डिटर्मिन्ड है। नादिर गबोल साहब ने मेरे प्रोग्राम में ज्वाइन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। वेलकम टू द शो गबोल साहब। सवाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थोड़ी सी हमें पोजीशन क्लियर कीजिएगा, क्लैरिटी ऑफ थॉट दें हमारे व्यूअर्स को जो आपको देख रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फिलहाल पीडीएम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। जो लेटेस्ट वर्जन पीडीएम का सामने आया, उनका कहना यह है कि आप उस शो कॉज का जवाब दें, हमें आंसर दें, पहली चीज़। सो आपकी एक्सेप्टेंस वहाँ पर हो नहीं पा रही। दूसरी चीज़ ये कि जिस वजह से आप पीडीएम का हिस्सा थे वो थी हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी। आप मुसर्रत साहिबा को भी सुन रहे हैं और एदाद व शुमार भी आपके सामने आ रहे हैं। हुकूमत कह रही है कि हमने बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर लिए हैं और मुल्क तरक्की की तरफ गामजन है। जीडीपी की ग्रोथ देखिए आप पहले तो क्लैरिटी ऑफ थॉट दें कि वेयर डू यू गाइस स्टैंड एज एन ऑपोजिशन, और फिर ये बताएं कि आपने गवर्नमेंट को घर कैसे भेजना जिसके लिए आप इस अलायंस का हिस्सा थे। इस वक्त पाकिस्तान में वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है जिसकी क्लैरिटी ऑफ थॉट है और डायरेक्शन भी क्लियर है। डायरेक्शन यही है डे वन से हमारा कि हमने डेमोक्रेटिक पार्टीज को स्ट्रेंथन करना है, और जो गैर डेमोक्रेटिक कुव्वतें हैं जो हमेशा हाईजैक करके अपने मनपसंद सेलेक्टेड पार्टीज को या सेलेक्टेड पपेट्स को पावर में लाती है, तो हमने वंस एंड फॉर ऑल ये खत्म करना है। बिकॉज इन द लॉन्ग रन दिस इज बैड फॉर पाकिस्तान एंड विद द 21st सेंचुरी जहां हमारे हमसाया ममालिक बहुत ज्यादा तरक्की कर गए हैं, हम अभी भी बहुत पीछे हैं। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी नेशनल असेंबली के अंदर क्लियरली वाज़ेह किया था कि इवन लोगों को भी दिस गवर्नमेंट इज सेलेक्टेड and they've used non-democratic
steps to ensure and come into power. But यहाँ पे पाकिस्तान की बात हो, पाकिस्तान की आवाम की फायदे की बात हो, हम इस हुकूमत को साथ देने में कोई दो राय नहीं, क्योंकि वी आर ऑल पाकिस्तानीज़ एट द एंड ऑफ द डे। तो जब पीडीएम की बात है, पीडीएम के सिर्फ एक ही मौक़िफ़ के साथ हमें इख्तलाफ था, वो ये था कि वो कह रहे थे कि जी हम इस्तीफ़ा दे दें असेंबली से। हमने सिर्फ ये कहा था कि इस्तीफ़ा अगर हम दे देंगे ऐसे स्टेज पे जहाँ पे इमरान खान किसी मूड में नहीं है दोबारा इलेक्शंस कराने में या असेंबली डिसॉल्व करने में, तो हाउ डू वी नो फॉर श्योर दैट इमरान खान विल नॉट कॉल फॉर बाय इलेक्शन, एंड फिर वो तो उसको क्लीन, उसको एक फील्ड मिल जाएगा, ओपन फील्ड मिल जाएगा, और वो ज्यादा 2/3 की अक्सरियत अपनी बना लेता असेंबली के अंदर। और जिस तरह से फिर जो एटीट्यूड था पीडीएम की पार्टीज का कि हमें शो कॉज नोटिस, तो वी हैव टू एस्टैब्लिश दैट वी आर। सर आपकी पोजीशन तो गबोल साहब हम समझ गए, लोग समझ गए, लोग अब ये जानना चाहते हैं वेयर डू यू गाइस स्टैंड नाउ। अब पीडीएम ने कहा कि जी आपको आंसर देना होगा, अब आप आंसर देंगे नहीं देंगे, देंगे तो क्यों देंगे, पहले क्यों नहीं दिया, और अगर आप नहीं देंगे तो फिर आप कैसे गवर्नमेंट को घर भेजेंगे? नहीं देंगे ना आंसर। हम डे वन से कह रहे हैं कि हम किसी को जवाब दे नहीं है, और ये एक अलायंस था, हम कोई सबऑर्डिनेट पार्टी नहीं थी इस अलायंस में। वी वर एन इक्वल पार्टनर एंड वी हैड द राइट टू एक्सरसाइज आवर ओन थॉट। तो बिल्कुल जवाब देंगे। तो अब आप उस थॉट को एक्सरसाइज कैसे करेंगे सर? गवर्नमेंट आपके सामने रिप्रेजेंटेटिव बैठी हैं, उनकी उन्होंने अदाद शुमार बताए हैं, जिसकी बेस पे बिलावल साहब बाकी आपकी पार्टी के अहदेदारान जिक्र करते आए हैं कि जी ये बुरी परफॉर्मेंस है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट उसको काउंटर कर रही है और कह रही है ऐसा नहीं है, और वो जो बयान कर रहे हैं वो आपने भी कुछ गुफ्तगू सुनी और आपके सामने स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं। स्ट्रेटजी बताइए कि गवर्नमेंट को घर भेजना कैसे आपने? इसको देखिए, हम असेंबलीज में ही हम इसको काउंटर करेंगे ना, कि अगर गवर्नमेंट एक इन्फ्लेटेड और खुद अपने मनपसंद ज़्यादा शुमार दिखा रही है, तो हम काउंटर करेंगे कि जहां वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखें वहां पे जीडीपी ग्रोथ दिखा रहा है 1-1.5%, आप कैसे 4% बोल सकते हैं? तो ये टोटल एक शय में लाए और अपने खुद ही स्पोक्स पर्सन को पता नहीं कहां से इस तरह की स्टैटिस्टिक्स दे के आवाम को गुमराह कर रहे हैं। तो वी गोइंग टू काउंटर देम इन द असेंबली। फोर्ज्ड आप स्टैटिस्टिक्स कह रहे हैं। मुशर्रफ साहब प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिएगा। महंगाई पे हम बात कर रहे थे, 2% गालिबन IMF ने कहा है, 1.5% वर्ल्ड बैंक ने कहा है, जिसका जिक्र गबोल साहब भी करें। तो आप लोग 4% किस तरह में जो है वो GDP की अच्छी ग्रोथ ले गए हैं? तो फोर्ज्ड स्टैटिस्टिक्स है जिसका जिक्र, जिसकी तरफ इंडिकेशन करें गबोल साहब, रिस्पॉन्ड कीजिएगा। अभी जैसे आपने पूछा सवाल कि जी हमें पीडीएम या जो अपोजिशन है घर कैसे भेजेगी, फिलहाल तो ये जमातें एक दूसरे को घर भेज रही हैं। पीडीएम से कोई निकाल रहा है तो कोई आने की एप्लीकेशन मांग रहा है, कि कोई किसी को शो कॉज कर रहा है। इन्होंने हमें क्या करना है? हमें अवाम ही लेके आए थे, और इंशाल्लाह आगे भी हमें अवाम ही चुनेंगे। उसकी वजह यह है कि सिंध की इनकी जो पूरा परफॉर्मेंस है वो इनको, जो मुझे लगता है कि सिंध से भी हाथ धोने पड़ेंगे। देखिए, जब PMLN की जो तकलीफ है वो तो समझ आती है ना, कि वो तो है ही ऑपोजिशन में। मुझे बड़ी हैरत होती है जब सिंध के मेरे जो भाई हैं वो आके ऑपोजिशन बन के तो खाली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि ये हमें आए हुए खाली 3 साल हुए, और सारी तवक्कुआत सिंध को भी हमारे से हैं, जो कि हम इंशाल्लाह पूरी करेंगे। बिकॉज सिंध इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान का दिल है। इम्पोर्टेंट चीज जो इसमें समझने वाली ये है कि इनको ये चाहिए कि ये हमें क्रिटिसाइज करें, लेकिन अपनी कोई परफॉर्मेंस 18th अमेंडमेंट की का राग ये हर वक्त तलाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 18th अमेंडमेंट के बाद जो सब्जेक्ट्स इनके सूबे के पास हैं, जिसमें की हुकूमत को 13वां साल है, वहां पे ये क्या बेटरमेंट लेके आए? ये महंगाई की बात करते हैं, और महंगाई की बात करते जब ये कर रहे हैं तो मैं इनको बताती चलूं कि पंजाब में गंदम होती है या सिंध में होती है, KP में उस लेवल पे नहीं होती। तो जब पंजाब के अंदर 860 रुपए 20 किलो आटे की प्राइस थी, और जहां होती नहीं है वहां कोई 1100 के लगभग थी, KP की बात कर रही हूँ, तो सिंध उस वक्त 1200 में बेच रहा था। 1200, अच्छा। इनकी चूहे खा गए। तो कहने का मकसद ये है कि जो इनके करने का काम था, हेल्थ पे इन्होंने क्या काम किया? हमने एक सूबे को वो कहते हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम आप लोगों ने बदल दिया, हेल्थ कार्ड का नाम आप लोगों ने बदल दिया, उनके इनिशिएटिव उनके प्लान से आपने चेंज कर दिए नाम बदल के। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैं देखें मुर्तजा साहब, इन्होंने तो क्रिटिसाइज करना, इन्होंने कोविड की बेहतरीन हमारी जो मैनेजमेंट थी उसको भी क्रिटिसाइज किया, WHO ने अप्रिशिएट किया, और बाकी ममालिक उसी पैटर्न के ऊपर गई, जो मजाक उड़ाते थे ये क्या होता है स्मार्ट लॉकडाउन, तो फलाना लॉकडाउन, यू नो दिस। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है, इनके कहने से कुछ नहीं होने वाला। और फिर सिंध ने खुद स्मार्ट लॉकडाउन लगाए। मैं दूसरी बात जो मैं कहूं वो ये कर्फ्यू के हक में थे, और बड़ी जबरदस्त आइडियल किस्म की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे रोते हुए कि कर्फ्यू क्यों नहीं लगा रहे, यानी कि 22 करोड़ आवाम को भूख में मरने के लिए झोंक दे, जो कि प्राइम मिनिस्टर इनके किसी भी प्रेशर में आए नहीं थे। और हमने स्मार्ट लॉकडाउन लगाए थे। ये कंप्लीट लॉकडाउन के ऊपर इन्होंने हमें बहुत ऑपोजिशन ने मिलके
बाशमूल ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग सिंध गवर्नमेंट, इन्होंने हमें बहुत प्रेशराइज किया था। अगली जहां तक रहेगी बात जो समझने वाली है वो ये है कि कभी पानी का कार्ड खेला जाता है, उसके ऊपर भी आपके पास स्टैटिक्स मौजूद हैं। उसके बाद भाई सिंध को पानी पूरा मिल रहा है, पंजाब कोई पानी नहीं रख रहा, लेकिन इरसा के अंदर भी इनके सिंध के नुमाइंदे मौजूद हैं। असल चीज ये है कि जो सिंध के वडेरे हैं वो आम आदमी जो छोटे फार्मर है वो वाकई उनकी जमीनों का पानी नहीं मिल रहा, बिकॉज जो गवर्नमेंट में जो पावर में लोग हैं वो उनके हिस्से का पानी भी चोरी कर रहे हैं। चोरी जरूर हो रहा है, उसके ऊपर भी इसका भी हम कोई ना कोई हल निकालेंगे। अगली जहां तक रहेगी बात, इनको चाहिए कि हमारी तो जो परफॉर्मेंस है वो अवाम के सामने, और अगर हमने बेहतर परफॉर्म किया तो अवाम हमें चुन लेगी। रातों को नींद इनकी इसीलिए हराम है, इसीलिए टूट फूट का शिकार है। बाकी मैं आपको खुशखबरी दे दूं, पीडीएम ने तो खुद कह दिया, पीपल्स पार्टी तो पहले रिजाइन करने को तैयार नहीं थी, वो कहती इनकी मुद्दत पूरी होने दे। अब तो मरियम ने भी कह दिया, अब तो और शहबाज शरीफ साहब ने भी कह दिया, तो हम तो घर जाने वाले नहीं है। इंशाल्लाह अगला मैंडेट भी अवाम से अगला मैंडेट भी अवाम जो है वो देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। गबोल साहब ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो गवर्नमेंट रेज कर रही है। मैं आपके इन सवालात के जवाब गबोल साहब से ले लूँ। पानी का मसला आपके वडेरों की वजह से है। 18वीं तरमीम के बाद आपने खुद मुख्तार तो कर दिया सूबों को, वो हो गए, लेकिन उसके बाद आपने उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या की? 1200 रुपये किलो कपास है, आटा है, ये चीज़ें मिल रही हैं। आप पहले अपना हाल अहवाल तो बताइए जिनकी तरफ इशारा करें मुसर्रफ साहब। जी गबोल साहब। देखिए, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये किसी ऑल्टरनेट रियलिटी में शायद रह रहे हैं जहाँ पे 3 सूबे कह रहे हैं कि पंजाब से पानी रोका जा रहा है, तो ये अकेली कह रही है कि नहीं वडेरों की वजह से पानी रुक रहा है। देखिए, रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी तो हमें पता है ना, क्योंकि हम खुद किसान हैं, हम खुद लैंड ओनर्स हैं। हमें पता है कि जब पंजाब से ही पानी रोक रहा है तो इस वक्त शोर जो मच रहा है, और इंशाल्लाह अभी आप देखेंगे कि बहुत बड़े हम एक सीरीज ऑफ एहतजाज कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, जिसका स्केड्यूल भी अनाउंस कर लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। तो अब हम अवाम की अदालत में इनको लेकर आएंगे कि पानी कौन किसका रोक रहा है। और देखिए, दूसरी बात यह है कि अस्पतालों की बात करें, पूरी दुनिया में रिपोर्ट्स इस वक्त इशू हो रही है किस तरह NICVD इज अ बिग सक्सेस स्टोरी, जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ केयर हम दे रहे पेशेंट्स को, और सिर्फ सिंध के पेशेंट्स को नहीं, पूरे पाकिस्तान से क्या बल्कि दुबई में भी जो हमारा लेबर तबका है वो भी पाकिस्तान आता है वापस, क्योंकि दुबई में उनको पैसे देने पड़ते हैं हेल्थ केयर के लिए, और यहाँ पे NICVD फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ केयर दे रही है। इनसे पूछे कि इन्होंने कौन सा एक कोई इस तरह का अस्पताल बनाया जो बड़ी बड़ी ये बातें करते हैं। पूरे पाकिस्तान में ना इन्होंने कोई अस्पताल बनाया है, ना कोई इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है। सिर्फ मुझे SMS आते रहते हैं शौकत खानम के 10 रुपए डोनेट करते हैं, उसी पे तो सिर्फ इमरान खान नहीं चल सकते। नाउ इज प्राइम मिनिस्टर, he needs to make a lot more hospitals, a lot more schools, universities। और देखिए, फिंगर पॉइंट करना बड़ा आसान है कि आपने क्या किया, आपने क्या। देखिए, आवाम सिर्फ ये कह रही है कि इमरान खान साहब ने 22 साल से सिर्फ एक उनका बयानिया था कि मुझे एक मौका दे दो, उनका एक बयान था। अभी जिस तरह भी है, इवन दो वी डू नॉट एक्सेप्ट कि आवाम की ताकत से आए हैं, अभी हम तो कह रहे हैं कि मैनिपुलेट करके प्रोसेस को आए हैं, मगर चलो जिस तरह भी आ गए। अभी आपके पास 2.5-3 साल थे, 2.5-3 साल में आपने क्या किया पाकिस्तान के आम के लिए? महंगाई दुगनी हो गई है, ठीक है, गुर्बत दुगनी हो गई है। उसके अलावा आपने वादे किए थे 1 करोड़ नौकरियों के, 50 लाख घरों के, वो कहाँ है उस सुहाने ख्वाब जो आपने पाकिस्तान को दिखाए थे? आपने बोला था कि करप्शन के खिलाफ हम मुहिम चलाएंगे। ज्यादातर करप्ट लोग तो अभी आपकी पार्टी से निकल रहे हैं। जहांगीर तरीन को आप बिल्कुल जी करप्ट वाले मामले पे आता हूँ, जरा बताइएगा मुशर्रफ साहब, ये जो एहतसाब का मामला जिसका नारा भी बड़ा बुलंद किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने, जहांगीर खान तरीन का गबोल साहब ने जिक्र किया। जहांगीर खान तरीन केस अभी है कहाँ, किस नहज तक पहुँचा है, और ये क्या वजह है कि जहांगीर खान तरीन में जो अपॉइंट किए हैं वकील, उनकी रिपोर्ट पब्लिक करने का जोर दे रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं हम ख्याल ग्रुप वाले और तरीन साहब, और जो दीगर फाइंडिंग्स हैं उसको पब्लिक करने की बात नहीं हो रही, कुछ क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है। बताइएगा एहतसाब कहाँ तक पहुंचा आपका? जी मुर्तजा साहब, सबसे पहले तो मैं अपने भाई को बताऊं कि हमने 9 बड़े हॉस्पिटल्स बनाए हैं। अच्छा। और जनूबी पंजाब जो कि महरूम, और सबसे ज्यादा टारगेट ही हमने महरूम इलाकों की किया है। पंजाब की गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम 35% बजट, हमने टोटल पंजाब का जो बजट था उसका जनूबी पंजाब के लिए मुख्तस किया। और अगर मैं बताऊं कि सबसे ज्यादा प्रेशर लाहौर, उसी को यही कैटर नहीं कर सकते जो एग्जिस्टिंग, लेकिन हमने मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल 5 बनाए हैं सारे उन एरियाज में जहां कोई इस तरह के सर्विसेज नाम को नहीं थी। उसके बाद बहावलपुर, पूरे जनूबी पंजाब में कोई बर्न सेंटर मौजूद नहीं था, बहावलपुर के अंदर हमने बर्न सेंटर बनाया। मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल जिसमें गंगाराम में भी है, मियांवाली में भी है, लिया में भी है, ये डिफरेंट जगहों पे हमने बनाए। निश्तर 2 हॉस्पिटल जिसको हमने अपना नाम नहीं दिया, लेकिन इट्स अ सेपरेट कंप्लीट वेरी बिग हॉस्पिटल्स इंटरनेशनल फैसिलिटीज के साथ।
कई हमने बेशुमार यूनिवर्सिटीज बनाई, बेशुमार कॉलेजेस बनाए। कोई नाम बताएं ना मुशर्रफ साहब, कौन सी बेशुमार बनाई ताकि जरा क्लैरिटी हो जाए। जी देखें, हमने चकवाल में यूनिवर्सिटी, हमने मरी कोसार यूनिवर्सिटी, हमने उसके अलावा हमने जनूबी पंजाब में भी हमने यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं, उसके अलावा कॉलेजेस बेशुमार। आगे हम जहां तक मैं आपको अर्ज करूं कि हमने पूरा रिवैम्प कर दिया आपके एजुकेशन सिस्टम को। हमने जदीद तकाजों के मुताबिक, आपको पता है कि आपके निसाब में बहुत ज्यादा इश्यूज थे, उसको हमने रिफॉर्म्स के थ्रू ठीक किया। आगे चूंकि अनफॉर्चुनेटली आपका हमारे ड्यू टू कोविड स्कूल ही बंद हो गए। आगे जो हम करने जा रहे हैं कि आपके जितने भी एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं वो तमाम के तमाम पूरे पंजाब के वो हमने अपग्रेड किए। आपका पॉइंट आ गया। अब इत्तेसाब वाला जरा बताइएगा जो आपसे क्वेश्चन किया था, जो पॉइंट रेज किया जहांगीर खान तरीन के हवाले से कबूल साहब ने भी। जी देखें, मैं इस पहले देखें जो अपोजिशन है वो डूब चुकी है और अपनी डूबी हुई नैया को बचाने के लिए हमेशा अगर हमारे में से कोई हमारा भाई उठ के कोई स्टेटमेंट देता है या वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता है तो ये उसमें होप ढूंढना शुरू कर देते कि बस जी अभी तो इनकी गवर्नमेंट गई। तो इनकी इत्तला के लिए अर्ज है कि चाहे जहांगीर तरीन ग्रुप हो, चाहे हम ख्याल ग्रुप हो, वो हमारे भाई हैं, वो हम में से हैं। वो जो उनके कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाना उनका बेसिक राइट है, जैसे का मेरा आपका इंसाफ के हसूल का राइट जहांगीर तरीन का भी है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसमें खूबसूरती क्या है कि उन्होंने खुद बोला प्राइम मिनिस्टर से कि मुझे किसी किस्म की फेवर नहीं चाहिए। ही इज नॉट डिमांडिंग फॉर एनी एनआरओ, ना प्राइम मिनिस्टर साहब उनको दे रहे हैं, जिसका इन्होंने पिछले 2-4 दिन जब ये अली जफर साहब रिपोर्ट तैयार कर रहे थे तो फिर खबरें आ रही थी जी एनआरओ दे दिया। किधर है वो एनआरओ? और दूसरी बात ये कि इंसाफ पे मबनी ये एक अकाउंटेबिलिटी का होना ये बुनियादी हक है किसी आम शहरी का, और पाकिस्तान के एक अच्छे टैक्स पेयर हैं जहांगीर तरीन साहब, तो उनका भी उतना ही हक है। इसमें इनको बगले बजाने की कोई जरूरत नहीं। वो हम में से थे, हम में से ही उन्होंने रहना है, इनके हाथ कुछ नहीं आना। अगर उन्होंने ज्वाइन करना होता तो इनको कर चुके होते, जो कि किसी सूरत वो देखेंगे भी नहीं। जहां तक बात है कि किसी जो इंडिपेंडेंट्स हैं या जो हमारी अपनी जमात में से भी जो हमारे लोग हैं, हमारे लीडर ने हमें इतनी आज़ादी दी है कि हम अपने जो पॉलिटिकल अप्रोच, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू उसको रखें, क्योंकि हम बाकी जमातों की तरह लीडरशिप के गुलाम नहीं है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, डेमोक्रेसी की खूबसूरती ये है। और सबसे बड़ी चीज ये मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, बोल साहब की तरफ जाऊँगा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी इक़्तिदार में आई है, आप कई दहाइयों से इक़्तिदार का हिस्सा हैं। गबोल साहब, आपकी पार्टी पे एलिगेशंस बहुत सवेर किस्म के हैं, अब भी केसेस चल रहे हैं, माजी में भी रहे। एहतसाब के हवाले से आप एहतसाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ब्लेम कर रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके हवाले से जो मौक़िफ़ अपनाया वो आपने सुन लिया कि वो क्या है। सवाल दोबारा यही आता है कि ये जितना पैसा वो किसी ने गबन किया या ना किया वो साबित होना बाकी है, लेकिन ये पैसा वो था जो अवाम का पैसा था। अवाम को रिलीफ देने के हवाले से एट योर प्रोविंशियल लेवल आप लोग कौन से ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिसके मोतरफ हम सब हों कि जी ये रिलीफ मिल रहा है अवाम को? चलो देखिए, शुक्र है एटलीस्ट आपने ये तो माना कि इन्वेस्टिगेशन और केस चल रहा है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर कौन सा साबित हुआ एलिगेशन, चाहे आसिफ जरदारी साहब के ऊपर या किसी के ऊपर भी। बहरहाल मैं आपको जो डायरेक्ट सवाल है उसके ऊपर मैं आता हूँ। देखिए, सिंध में इस वक्त हम हॉस्पिटल्स का मैंने ऑलरेडी आपको गिनवा दिया कि NICVD इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में पब्लिश हो रहा है किस तरह आवाम को एक मेजर रिलीफ फैक्टर है ये कि जहाँ पे फ्री उनको कार्डियक फैसिलिटीज मिल रहे हैं। उसके अलावा आप जिन्ना अस्पताल पे आ जाएं कराची में, उसके अंदर हमने पूरा उसको रेनोवेट किया है। उसका जो कैंसर सेक्शन है उसके अंदर साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी हमने इंट्रोड्यूस की है। उसके अलावा बचत बाजार हमने लगाए हैं जगह जगह रिलीफ देने के लिए आवाम को, और हम आवाम के साथ मौजूद है। मेन चीज़ ये है कि अभी लियारी में पिछले दिनों एक बहुत ज़बरदस्त हमने मुहिम चलाई वहाँ पे कि मेन रिलीफ क्या होता है इंसान का, वो साइकोलॉजिकल रिलीफ होता है। कि लियारी के अंदर हमने कहा कि जी हम एटलीस्ट आपको नौकरियाँ तो नहीं दे सकते सो, क्योंकि वो ज़माना गया कि नौकरियाँ डायरेक्टली हम अपॉइंट करें सरकारी इदारों में, क्योंकि ज़्यादातर तो सरकारी इदारे वैसे भी प्राइवेटाइज हो गए हैं, लाइक इलेक्ट्रिक एटसेट्रा। तो हमने आवाम को रिलीफ देने के लिए वहाँ पे पार्क्स बनाए हैं, लाइब्रेरीज बनाए हैं हमने वहाँ पे, ताकि एटलीस्ट मेंटल रिलीफ आवाम को मिले लियारी की। और उसके अलावा पूरे कराची में हमने इस वक्त RO प्लांट्स की एक मुहिम चलाई है, जो अभी पिछले दिनों NA-249 में हमें जो सक्सेस मिला है उसका मेन वजह ये थी कि वहाँ पे जो हमने पानी की फराहमी की है आम आवाम के लिए, उसका हमें बहुत ज़्यादा एक बेनिफिट मिला है।
मगर देखिए सवाल मेन इस वक्त पीपल्स पार्टी से और नून लीग से आप लोग कर ही नहीं सकते, बिकॉज इस वक्त तमाम जो फोकस है वो इमरान खान के वादों पे कि 1100 अरब रुपए उन्होंने सिर्फ कराची, पूरे सिंध की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कराची के लिए उन्होंने वादा किया था। उस 1100 अरब रुपए में से उन्होंने क्या दिए? 14। अच्छा, वैसे वो 1100 अरब कहाँ गए? मुशर्रफ साहब बड़ा जिक्र हुआ था वो जब सारा मसला हुआ था, आपको याद होगा, सैलाब आया, बड़ी कवरेज हुई थी, वो 1100 अरब का ऐलान हुआ था, वो आपके सामने सिंध वाले पूछ रहे हैं कि जी कहाँ गए वो 1100 अरब, बताइएगा थोड़ा सा। जी देखिए जी, पहले जो इनका जो अवेलेबल बजट है उसको इन्होंने कितनी को मुनसफाना तकसीम की है, जो हम इनको, और इनको डेवलपमेंट या कोई प्रोग्राम फेडरल गवर्नमेंट से नहीं चाहिए, इनको पैसे चाहिए, तो पैसे तो हम देने वाले नहीं है। हमने ये डिसाइड किया है, वादा किया प्राइम मिनिस्टर साहब वादा करके गए मुशर्रफ साहब। मैं कर लूं, अच्छा, जैसे हम आपको पता है कि लाहौर के अंदर रावी रिवर अर्बन फ्रंट का बहुत बड़ा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, इसी तरह पूरे शहर को रीवैम्प करने की जरूरत है, उसकी नई मनसूबाबंदी की जरूरत है, और उसके लिए इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट। और अवाम जो है, और कराची की अवाम ने बहुत झेला है, और किसी न किसी शक्ल पे जो भी हुक्मरान वहां पे मुसल्लत रहे, बहरहाल कराची के लिए किसी ने नहीं सोचा। इंशाल्लाह कराची पाकिस्तान की फारग है, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपनी शहर को दोबारा रोशनियों के शहर को बहाल करने में अपना पूरा रोल अदा करेगी, और हमें ही करना है। हमें पता है कि इनसे तो कचरा भी नहीं उठाया गया, कूड़ा उठाने के लिए भी ये वैसे इदारों को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, वो भी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, और वो भी हमें क्रिटिसाइज किया गया। ठीक है जी, हमारे पास कुछ वक्त की कमी के सामने मैं मादर चाहूँगा आप दोनों से। मुशर्रफ जमशेद चीमा साहबा हमारे साथ मौजूद थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, नादिर गबोल मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, आप ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मुस्तकबिल के हवाले से कि वो कितनी मुत्तहिद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ANP को साथ लेकर क्यों नहीं चलना चाह रही, उनसे सिर्फ जवाब की तलबी क्यों कर रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP इतना हार्ड स्टांस क्यों लिए हुए हैं उन शो कॉजेज़ पे जो उनको जारी किए गए थे। इस पर बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये इत्तेहाद 11 जमातों का रहे या इसमें से कम हो जाए जमातें, या इत्तेहाद मज़ीद और ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हो जाए। इन सब का मकसद हुकूमत को घर भेजना है। ये प्रैक्टिकल कितना है और क्या इसी पर काम हो रहा है या किसी और जानिब भी कदम बढ़ रहे हैं? प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें समर अब्बास साहब, जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो समर साहब। समर, आपने यकीनन अभी देखी होंगी जो रीसेंट डेवलपमेंट्स है PDM के हवाले से, क्या आप फोर्थ सी कर रहे हैं? क्या है PDM, क्या रह गई है PDM और क्या होने वाला है? पहली चीज तो यह है कि PDM अमलन अपना वजूद, जो उसका एक पाखर वजूद था, वो खो चुकी है, क्योंकि अब जमातें उसमें से निकलना शुरू हो गई। पीपल्स पार्टी तकरीबन निकल गई, अवामी नेशनल पार्टी तकरीबन निकल गई। बाकी जो 9 जमातों की बात करते हैं, मौलाना फजल रहमान के 9 जमातें एक तरफ खड़ी हैं, तो उन 9 जमातों की अगर मैं बात करूं तो उन 9 जमातों के, उन 9 में से 5 जमातों के कौमी असम्बली के अंदर मेंबर ही कोई नहीं, एक मेंबर है, ये 2 टोटल, उनकी रिप्रेजेंटेशन ही कोई नहीं है असम्बली के अंदर। तो उन PDM के अंदर जो है असल वजन तो नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब की जमात का। पीपल्स पार्टी निकल गई है, और जो पीपल्स पार्टी चाह रही थी वो नून लीग नहीं करना चाह रही, यानी कि जो तहरीक जमात पंजाब के अंदर लानी या फिर मरकज के अंदर, वो नून लीग नहीं चाह रही। तो अब तो ये बड़ा क्लियर हो गया है कि PDM अपने जो मकासद हैं वो हासिल किसी सूरत में नहीं कर सकती, क्योंकि ये तमाम जमातें इकट्ठी होती हैं तो फिर इनकी स्ट्रेंथ बनती। जिस तरह से आपने देखा यूसुफ रजा जिलानी के इलेक्शन के दौरान जब सबने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई तो उसमें कामयाबी हासिल हुई। यही स्ट्रेंथ आपको नेशनल असेंबली में प्राइम मिनिस्टर को डिसीट करने में भी, उन्हें उनके खिलाफ तहरीक तबादलात जो निकालने में भी कामयाब हो सकती है। काफी थी, लेकिन क्योंकि अब ये तकसीम हो चुके हैं तो अब आगे के लिए PDM से मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को किसी किस्म की परेशानी अब नहीं रही। परेशानी है तो अपने अंदर से जरूर है कि मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, जिनमें जहांगीर प्रेम ग्रुप है, और 15 MPs का ग्रुप सामने आ गया, जो नाराज लोग हैं पार्टी के अपने अंदर, वो तहरीक इंसाफी गवर्नमेंट के लिए खतरा हो सकते हैं। बाहर से PDM की तरफ से गवर्नमेंट के लिए किसी किस्म का कोई भी खतरा अब नहीं रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, समर और ANP ने, इन दोनों ने, आप जानते हैं कि ये नाराज़ हुई, अलहदा हुई उन शो कॉजेज़ पे, उस बिहेवियर की वजह से जो इनको लगा कि गलत बिहेवियर है जो इनके साथ अपनाया गया है, कोई तंजीम नहीं है जिसका ये हिस्सा है, ये एक एलायंस था, एक इत्तेहाद था जिसका वो हिस्सा थे, और जिस उनसे क्वेश्चनिंग की गई वो गलत थी, वो ह्यूमिलेटिंग थी। अब इस सारे मामले पे PDM ने रिसेंटली बड़ा सख्त मौक़िफ़ ले लिया। उन्होंने कहा कि जी जब तक आप उन शो कॉजेज़ की वजाहत नहीं देंगे आप हमारी तरफ से फारिग हैं। तो ये बताइए कि इतनी हार्ड पोजीशंस लेके ये इत्तेहाद कायम रह पाएगा, और अगर रह पाएगा तो किस किस्म का फिर रह पाएगा? देखिए, ये राय
सब मुझे जुड़ता नजर नहीं आ रहा। ये सिर्फ पार्लियामेंट की हद तक एक कोऑपरेशन रहेगा अपोजिशन जमातों का अंडर दी अम्ब्रेला द लीडर ऑफ द अपोजिशन, उनका जो ऑफिस है शहबाज शरीफ साहब का, उसके अंदर तमाम अपोजिशन जमातें वहां पे कोलैबोरेट करेंगी, सिर्फ पार्लियामेंट की हद तक। पार्लियामेंट से बाहर जो पीडीएम की, उसमें पीपल्स पार्टी या अवामी नेशनल पार्टी की किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं रही अब, और ना ही ये जमातें अगर आ भी जाती है किसी तरह से तो इनका आपस में उस तरह का कोऑपरेशन अब नहीं हो सकता, क्योंकि बदएतमादी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जब भी आपने किसी हदफ को हासिल करना होता है उसके लिए आपको यकसुई चाहिए होती है, उसके लिए आपको एक इत्तेफाक और इत्तेहाद चाहिए होता है। जब आपस में इत्तेहाद ना हो तो आप आसान से आसान हदफ को भी हासिल नहीं कर सके। जब इत्तेहाद हो तो आप मुश्किल से मुश्किल हदफ को भी हासिल कर सकते हैं। उसकी सेनेट के इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी का जीतना उसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल है। तो अब छोटे से छोटे अहदाफ भी ये पीडीएम हासिल नहीं कर सकती, और ना ही पीपल्स पार्टी की अब अमलन पीडीएम के अंदर वापसी के किसी किस्म की कोई गुंजाइश रह गई है, क्योंकि बड़े सख्त साथ दिया है शायद खान अब्बासी ने, मौलाना फजलुर रहमान ने, मरियम नवाज कैंप जो है मुकम्मल तौर पर वो इस चीज के खिलाफ है कि पीपल्स पार्टी को पीडीएम में नहीं आना चाहिए। हाँ, अब एक चीज और होने जा रही है, वो ये है कि पीपल्स पार्टी अवामी नेशनल पार्टी ये मिलकर पीडीएम की तर्ज पर एक नया अपोजिशन का इत्तेहाद बनाने जा रही है, अलायंस बनाने जा रही है, जिसमें दीगर हमख्याल जमातों को दावत दी जाएगी, माइनस नवाज शरीफ की जमात और मौलाना साहब की जमात। नून लीग और जेयूआई के अलावा दीगर अपोजिशन की जितनी जमातें हैं उन तमाम जमातों को पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी अप्रोच करेंगी कि एक हमख्याल ग्रुप जो है वो बनाया जाए। इस पर काम उस वक्त शुरू हो गया था, आज से 2 माह पहले जब गए थे बिलावल भुट्टो जब पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन गया था बड़ी बाग में असमा जान वली साहब की क़यादत करने के लिए, तब से ये फैसला हुआ था। अब ये जो रिसेंट मुलाकात हुई है जब बेगम नसीम वली खान मरहूमा की फातिहा के लिए जब गए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, तो उन्होंने वहाँ पे जो उनकी एंटी की क़यादत के साथ डिस्कशन हुई है, वहाँ पर ये फैसला हुआ है कि अब एक हम मुतबादल एक और पीडीएम की तरफ का एक इत्तेहाद लेकर चलेंगे, जिसमें पीडीएम के अंदर जो जमातें हैं जिनमें मेंगल साहब की जमात है उससे भी दावत दी जाएगी, आफ्ताब शेर खान साहब की कौमी वतन पार्टी को भी दावत दी जाएगी, दीगर जो उनकी हम ख्याल जमातें हैं उन्हें इस इत्तेहाद में शामिल होने की दावत दी जाएगी। तो वो नतीजा नहीं निकल सकता जो अपोजिशन चाहती है। ना गुलजार साहब वोट आ सकते हैं, ना इमरान खान साहब। ये इसी तरह से चलता रहेगा और खान साहब अपने 5 साल पूरे कर ही जाएंगे। अब आप ये देखें समर के जलसे जुलूस जो हैं उनकी डेडलाइन सामने आ गई हैं, सड़कों पर दोबारा निकलने का कहा जा रहा है, प्रोटेस्ट का कहा जा रहा है, एहतजाज हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो करने का कहा जा रहा है। तो आपके ख्याल से ये सारी चीज़ें हुकूमत को क्या टफ़ टाइम देने के लिए नहीं है? इन चीज़ों से हुकूमत को किसी किस्म का कोई डेंट या डैमेज नहीं होगा उसकी साख को? सर मेरे ख्याल से कुछ नहीं होगा, जलसों से कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सारी पीडीएम ने मिल के जलसे किए तो वो भी कोई इतने ज्यादा, ठीक है अच्छे जलसे थे लेकिन इतने ज्यादा मुअस्सर नहीं थे, इतने ज्यादा वो बड़े जलसे नहीं थे कि जिनसे गवर्नमेंट को घबराना पड़ता। जिस तरह लाहौर का जलसा आपने देख लिया कि पीडीएम की 11 जमातों ने मिलकर लाहौर का जलसा किया, वो जलसा फ्लॉप हो गया था। अब तो पीपल्स पार्टी अवामी नेशनल पार्टी 2 जमातें निकल गई हैं, तो 11 के बजाय 9 जमातों के साथ जब वो जलसे करेंगे तो मेरे ख्याल से वो स्ट्रेंथ ऑफ पीडीएम शायद ना गैदर कर सके जो पहले थी, और अब उसका इम्पैक्ट वो नहीं आना, क्योंकि गवर्नमेंट को हटाने के लिए जलसे जुलूस करने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और उसके लिए तो आपको अमलन कुछ मूव लानी है, या तो आप नेशनल असेंबली में तहरीक एतमाद लेकर आएंगे प्राइम मिनिस्टर को हटाने के लिए, उसके लिए आपके पास नंबर नहीं है। आपने पंजाब में कोई मूव लानी है गुलजार साहब को हटाने के लिए, उस पर नून लीग रजामंदी है कि गुलजार साहब का 5 साल रहना नून लीग को सूट करता है, और दूसरा हम शहबाज अगर सीएम बनते हैं तो मरियम नवाज कैंप को सूट नहीं करता, इसलिए कोई अदम एतमाद की तहरीक नहीं आनी। तो जलसों से गवर्नमेंट ना पहले कभी गई और ना मजीद जा सकती है। जलसों के अंदर भी अब वो शिद्दत नहीं रहेगी जो पहले थी। अब चूंकि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, पिछले हफ्ते एक वीडियो लिंक पर नवाज शरीफ साहब ने, जो उनके पार्टी के रहनुमा हैं पाकिस्तान में, जिनमें शहबाज शरीफ साहब थे, हमजा शहबाज थे, मरियम नवाज साहबा थी, शायद खान अब्बासी थे, हसन इकबाल थे, उनके साथ वीडियो लिंक पे उन्होंने एक मीटिंग की थी इनके साथ, जिसमें उन्होंने तकरीबन पार्टी के अमूर चलाने के लिए और फैसला साजी के लिए, अहम पॉलिटिकल फैसले करने के लिए शहबाज शरीफ को फ्री हैंड दे दिया है। तभी शहबाज शरीफ आपने देखा है कि अब वो एक नेशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं, इदारों के अपनी अपनी हद के अंदर रह के काम करने की बात कर रहे हैं, और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है मुस्लिम लीग नून के अंदर, और शहबाज शरीफ ने काफी हद तक मियां नवाज शरीफ को कन्विंस भी कर दिया है कि अब जो मुजाहमती बयानिया है, वोट को इज्जत दो की जो बात है, इदारों के बारे में जो सख्त जुबान है, उसने अभी तक मुस्लिम लीग नून को किसी किस्म का कोई भी अमली फायदा नहीं दिया। 2018 का इलेक्शन स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे, इस बयानी की वजह से 2018 का इलेक्शन हार गए, और अब चूंकि 2023 का इलेक्शन 2 साल बाद करीब आ रहा है, अब पार्टी के अंदर ये रियलाइजेशन है कि अब अगर नून लीग इलेक्शन हार जाती है तो फिर अब तक ये पार्टी तो मुत्तहिद है, लेकिन शायद दोबारा अगर पोजीशन देखना पड़ गई अगले 5 साल के लिए भी,
तो फिर मुस्लिम लीग नून का शराजा बिखर जाएगा, पार्टी के अंदर लोगों को मुतहद रखना बहुत मुश्किल होगा। अब मुफाहमती बयानी की तरफ जाएगी मुस्लिम लीग नून, जो शहबाज शरीफ साहब का बयानिया है। अच्छा, थोड़ा सा समर बताइएगा, आप इसको बड़ी करीब से देख रहे हैं सारे मामले को। मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ के बयानिए के हवाले से थोड़ी क्लैरिटी मैं चाहता हूँ आप हमें दें। शहबाज शरीफ साहब आप जानते हैं जैसे वो पॉलिटिकली एक्टिव हुए उसके फ़ौरन बाद शहबाज शरीफ साहब ने मसालिहाती कोशिशें करना शुरू कर दी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को मिले, होती साहब को मिले और उन्होंने फिर प्रेशर किया, उसके अंदर जिक्र किया कि जी वापस इस इत्तेहाद का हिस्सा होना चाहिए, अपनी ख्वाहिशात का जिक्र किया, इजहार किया उन्होंने। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं एक आधा दिन गुजरता है, फिर PDM के बड़े बैठ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके अंदर ये जिक्र किया जाता है, कहा जाता है कि जी नहीं, जब तक ये लोग उसका जवाब नहीं देंगे तब तक किसी किस्म का अलायंस या वेलकम बैक वाला कोई भी सिनारियो नहीं हो सकता। सो शहबाज शरीफ बयानिया क्या ओवर रूल हो चुका है मरियम नवाज़ बयानिए से, या इन दोनों के ऊपर फजलुर रहमान साहब का बयानिया हावी है? व्हाट इज़ गोइंग ऑन? ऐसा नहीं होगा। देखिए, सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून है। नेशनल असेंबली के अंदर भी स्ट्रेंथ उनकी ज्यादा है, पंजाब के अंदर भी स्ट्रेंथ उनकी ज्यादा है, और PTI के बाद दूसरी बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून ही है। PDM के अंदर तो सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून है। तो जो भी फैसले होंगे, मौलाना साहब PDM के कलामती सरबराह तो जरूर हैं, लेकिन फैसले जो है वो मुस्लिम लीग नून की मर्जी से ही होते हैं। और मुस्लिम लीग नून में आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ का फैसला चलता है, किसी और का फैसला नहीं चलता। और शहबाज शरीफ साहब ने पिछले हफ्ते अपने इंटरव्यू के अंदर बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि मरियम नवाज और हमजा शहबाज जो है वो अभी पॉलिटिकली इमैच्योर हैं, हम और मियां साहब मिलकर दोनों की ट्रेनिंग करेंगे। तो वो कहना तो मरियम नवाज को चाह रहे थे, हमजा का नाम वैसे बनसब करने के लिए दे दिया मियां साहब ने, तो वो पैगाम दे दिया उन्होंने मरियम नवाज और उनके पूरे कैंप को पैगाम दिया। ये शायद हसन अब्बासी और दीगर लोग जो परवेज रशीद हैं पार्टी के अंदर जो मरियम नवाज के ज्यादा करीब हैं, ये उन सबको पैगाम दिया शहबाज शरीफ ने कि अब पार्टी के अंदर जो राय है, जो फैसले हैं वो मेरे चलेंगे। और इस पर इन सबको बिठा के मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को फ्री एंड दिया है कि अब मुस्लिम लीग नून जो है वो जो पहले ताल्लुकात खराब हुए थे इदारों के साथ, दीगर जो इनका तल्ख टोन थी, एक सख्त मुजाहमती बयानिया था, उसकी वजह से जो पार्टी ने नुकसान उठाया अब तक, अब वो सारा रिकवर करने के लिए शहबाज शरीफ साहब मुतहर्रिक हो चुके हैं मुकम्मल तौर पर। आप देखिएगा कि नून लीग की टोन आहिस्ता आहिस्ता नरम होती जाएगी, मियां नवाज शरीफ बिल्कुल खामोश हो जाएंगे या फिर बिल्कुल उनके लहजे में भी नरमी आ जाएगी। मरियम नवाज निस्बतन आप देखेंगे कि अब वो सख्त बयान उनके सामने नहीं आएंगे इदारों को लेकर। आहिस्ता आहिस्ता नून लीग जो है वो एतमाद साजी की तरफ जाएगी, ताल्लुकात बेहतर करने की तरफ जाएगी। नून लीग का सारा फोकस जो है इमरान खान को हटाने पे नहीं है, बल्कि वो 2023 के इलेक्शन को सिक्योर करने के लिए है। इसके लिए वो अपने ताल्लुकात ठीक कर रहे हैं, अपने बारे में परसेप्शन ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और नून लीग को इस बात की सब उनके रहनुमाओं को तकरीबन इस बात का एहसास है कि अगर इस तरह से इस मुजामती टोन के साथ, इस मुजामती बयानिए के साथ अगर जाते हैं हम इलेक्शन में, तो शायद खातिर खास नतीजे हासिल ना हो सके। दोबारा से अगले 5 साल नून लीग को अपोजिशन देखनी पड़ सकती है। और नून लीग आपको पता है अपोजिशन की जमात नहीं है, ये इक़्तिदार में रहने वाली जमात है, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े। और नून लीग अब ताल्लुकात अपने ठीक करेगी और मुफाहमती बयानिए की तरफ जाएगी। अगले इलेक्शन पे उनका सारा फोकस है, इमरान खान को हटाने का उनका फोकस जो है वो सारी जो उनकी एक स्ट्रैटेजी थी वो खत्म हो चुकी है, वो चेंज हो चुकी है। अब यही है कि किसी भी तरह से ताल्लुकात ठीक करके 2023 का इलेक्शन जीतना है। इसी में मुस्लिम लीग नून की बका है, इसी में शरीफ खानदान का भी फायदा है। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ समर अब्बास मौजूद थे, एनालिस्ट हैं आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपसे इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।